जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीआरपीएफ एसआई स्टेनो की लगातार मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं। डेली मेरा प्रयास रहता है कि शाम को कम से कम आपकी एक स्टैटिक जीके की ऐसी क्लास हो जाए, जनरल एप्टीट्यूड की ऐसी क्लास हो जाए जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाए, ताकि आपके परीक्षा में कम से कम हर एक क्लास से 5 से 6 प्रश्न बूस्ट हो जाए। दोस्तों तो चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि हमारी क्लास सब तक पहुंच सके। दोस्तों आपका सपोर्ट और प्यार लगातार हमें मिलता रहा है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार आप सबने हमें सपोर्ट किया है। तो चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो नए क्वेश्चन जो मैं कुछ आज जो है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कहिए कि टीसीएस कई परीक्षाओं में जिन्हें पूछ रही है, उन प्रश्नों को मैंने कुछ इस प्रकार देखिए तैयार करके मैं लेकर के आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, जलदूत एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जलदूत एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय whom? तो अब समझिए कि कुछ एप्लीकेशन जो भारत सरकार के लॉन्च हैं उनको आज मैं क्लियर करवा दूंगा। तो जलदूत एप्लीकेशन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये समझ लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और संयुक्त रूप से कुएं का जो जल स्तर है या फिर जो भूजल स्तर है, इसको मापने के लिए, भूजल स्तर के लेवल को बेहतर तरीके से आकलन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब समझिए, ये तो रहा जलदूत। कुछ और ऐप्स जहां से एएसआई में बनने की संभावना है। अगर ऐप्स की बात करें तो जैसे ये वाला आरोग्य सेतु, आप कोविड-19 से संबंधित इसको आप जानते हैं। इसके बाद ये भीम यूपीआई वाला भी ऐप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। डीजी लाकर डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन रखने के लिए सुविधा दी गई थी। यम परिवहन ऑनलाइन चालान करने के लिए, ऑनलाइन चालान वगैरह जमा करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। आधार को आप अच्छे से जान रहे हैं। इंडियन पुलिस, पूरी पुलिस का एक जगह से आपको पूरा डेटा दिया गया है। फिर ई पाठशाला, ई लर्निंग के लिए डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो यह कुछ प्रमुख एप्लीकेशन थे। आप इन्हें एक बार एक्सप्लोर करके चाहे तो देख भी लें अपने मोबाइल में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, इनसे एक नंबर बने तो हमारा छूटे ना। दोस्तों देखिए, कठिन चीजें तो आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, लेकिन मैं कहता हूं कि स्टैटिक जीके ऐसा चीज है, थोड़ा थोड़ा अगर इसे रोज आप देखते रहेंगे मेरी क्लास को, या किसी भी स्टैटिक जीके की एक अच्छी सी क्लास अगर आप रोज देख रहे हैं, तो एक नंबर यहां से बहुत ऑथेंटिक मिलता है बिना किसी मेहनत के। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन द इलेक्ट्रिक सेल? तो एक पॉजिटिव वाला होता है और एक निगेटिव वाला होता है। दो टर्मिनल होते हैं। यह आपके सामने इलेक्ट्रिक सेल है, यह पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल। यह भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? स्पीड में करवाऊंगा, कम समय में इसको कवर कर दूंगा। दोस्तों ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा आप रेस्ट के मूड में भी रहते हैं, तो आज आपका बहुत समय मैं नहीं लूंगा। तो दूध का पीएच मान क्या है? तो दूध का पीएच मान जो है 6.4 है। कई बार टीसीएस ने 2023 में कई परीक्षाओं में इसे पूछा है, जैसे सीजीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपकी ये हो, मतलब सीआरपीएफ हो, तो मतलब इन सब परीक्षाओं में कई बार इसे रिपीट किया है। तो अब दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। अब कुछ पीएच मान स्केल समझ लीजिए। 7 से समझिए, 7 माने पानी से एकदम न्यूट्रल जहां पर रहेगा, यहाँ देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है, वह 7, न तो क्षारीय और न तो अम्लीय। ये आपका पानी की बात है। लेकिन जैसे जैसे खट्टेपन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो घटने लगेगा। जैसे दूध की तरफ देखिए, एसिड भाई खट्टा होने लगेगा। मिल्क यानी 6, लगभग जो है 6 दशमलव कुछ रहता है। ब्लैक कॉफी 5, टोमेटो जूस 4, एप्पल जूस 3 और लेमन जूस 2, और गैस्ट्रिक एसिड यानी जो पेट में एसिड होता है, एक सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो मीठी चीजें आती जाएंगी, मतलब एक तरह से मोटा, थिकनेस भी ज्यादा रहेगी और उनमें मीठापन थोड़ा सा रहेगा। जैसे एग की बात करें, बेकिंग सोडा, हैंड चॉक की बात करें 10 है ना। अमोनिया सोल्यूशन की बात करें 11 है, ब्लीच है 12 है, और भी जो एल्काइन जो है बेस की बात करें तो 13-14 तक ये रहते हैं। तो एक स्केल पर आपको थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आप समझ पाए कि जो 1 से 14 तक पीएच स्केल है, उस पर कैसे चीजों को मेजर किया जाएगा। और 7 पर जान लीजिए न्यूट्रल रहेगा, नीचे घटते जाएंगे तो खट्टी चीजें, आगे बढ़ती जाएंगी तो जो है मीठी या फिर मोटी, या फिर कह लीजिए कि बेस की बात तरफ आप जाते जाएंगे। इधर एसिड है, इधर बढ़ते जाएंगे तो एसिड, और इधर बढ़ते जाएंगे तो बेस है, अम्ल और क्षार। इधर बढ़ेंगे तो अम्ल और इधर बढ़ेंगे तो क्षार है। इसको जानिए। अगला, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डीआरडीओ वाज इस्टेब्लिश्ड? शक्ति का स्रोत विज्ञान है, बलस सिमूलम विज्ञानम, यह याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको फिलहाल ये डेटा तो आपको मैं बता ही रहा हूं कि इसका गठन जो है 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीई और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ तकनीकी विकास उत्पाद निदेशालय
के सम्मेलन में हुआ था। मतलब एक टेक्निकल डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी रक्षा में बम बारूद गोला वगैरह ये सब चीजों पर जो है रिसर्च करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसी समय लगे हाथ एक चीज और जान लेते हैं, और डीआरडीओ के लोगो अगर आप देख ही रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक काम करती है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको इसका पूरा नाम होता है। और इसरो की बात करें, महत्वपूर्ण संगठन देखिए दो ये हैं जो एक अंतरिक्ष में और एक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत तगड़े में काम करते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसे जो है इसका गठन किया गया, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में यह काम करता है इसरो, आप इसको भी जानते रहिए। बहुत ज्यादा डेटा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप भूल जाएंगे, हम उतना ही डेटा बताएंगे आपको जो याद हो सके इमेजेस के माध्यम से। आज इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है, 1958 में स्थापना, और इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता हुआ। अगला देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ फिच रिवर। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा, जिसे शिप्रा नदी भी कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख शहर इसमें से बहुत से आप याद किए होंगे, तो उनमें मैं कंफ्यूज आपको करने की नहीं, बिल्कुल मैं एकदम क्लियर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं है। जैसे इलाहाबाद गंगा यमुना सबको पता है, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिल्ली यमुना भी आप जानते हैं, उसी तरह से हरिद्वार वगैरह भी आप जानते हैं गंगा है। वाराणसी कहीं पर आपको अगर दिखेगा, इसमें दिया है कि नहीं वाराणसी, वाराणसी नहीं आपको मिलेगा। लखनऊ गोमती वाला आप जानते हैं, वाराणसी भी गंगा के किनारे बसा है, जानते रहिए। अयोध्या सरयू के तट पर बसा है। आगरा यमुना नदी वाला जान ही रहे हैं आप, आगरा का किला जो है, आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे। कोटा चंबल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के दिमाग में शायद न आए हमेशा, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो नहीं लोगों को पता है उस पर समस्या होती है। बाकी डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी वगैरह तो असम के सब लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं, मतलब नॉर्मल है, इसको भी आप जानते रहिए। जो कानपुर भी वही है। बद्रीनाथ अलकनंदा वाला जरा से याद रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे बसा है। तो ये पूरे एक फिरोजपुर की बात करें तो सतलज नदी। तो ये जो इंपॉर्टेंट शहर थे इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, लूसेंट का आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, बहुत ही गजब की किताब थी लूसेंट दोस्तों। अब तो आउटडेटेड हो गई, नए नए किताबें आ गई, लेकिन वहां से जितने जीएस जीके मिलते थे, हम लोग तैयारी करते थे, लूसेंट बहुत सपोर्ट करती थी। तो ये उसी का मैंने यहाँ पर जो आपको इमेज लगाया था, तो इससे आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल सकता है परीक्षा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बार बार पूछ रहा है, 2023 का सबसे बड़ा इवेंट जो कि आप जान रहे हैं मध्य प्रदेश में होता है। इसका 2018 में नाम जो है खेलो इंडिया जो है स्कूल गेम्स रहता है, 19 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह किया गया। उसका 2023 वाला आपका नई दिल्ली मध्य प्रदेश के लगभग कुल 8 शहरों में 11 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है, और इसमें महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदकों के साथ पहला और हरियाणा 41 के साथ दूसरे स्थान पर रहता है। ये भी पूछता है प्रश्न में। विजेता पूछा था, तो जो 56 स्वर्ण पदक पाया, मैंने मैक्सिमम मेडल्स पाया, दैट इज द विनर, महाराष्ट्र यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह ट्रेंडिंग प्रश्न है दोस्तों, सेबी कई बार पूछा हुआ है, जिसे केंद्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इन विच ईयर सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड? यह लोगो आपको दिख ही रहा है, SEBI सेबी, और इसकी जो है अध्यक्ष जो दिख रही है आपको, माधवीपुरी बुच्ची जी भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, सेबी की चेयरमैन जो है। अब समझिए इसकी स्थापना कब होती है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई, तथा सेबी अधिनियम 1992 में लाया गया, मतलब अधिनियमित किया गया। स्थापना तो 88 में हो गई, तब के तहत यह वैधानिक मान्यता मिली, और 30 जनवरी 1992 को इसको जो है एकदम से कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से या अधिनियमित कर करके वैधानिक रूप से यह वर्क करने लगी। इसका मकसद दोस्तों क्या था कि शेयर मार्केट में जो भी एक तरह से कह लीजिए कि चोरी होती थी या शेयरों पर निगरानी नहीं सरकार रख पाती थी, तो मेन मकसद पहले इसका शेयर मार्केट में निगरानी रखना या शेयर बाजार पर निगरानी रखना था। लेकिन अब तो सेबी लगभग फाइनेंशियल हर मामलों की जांच कर रही है, जितने भी वित्तीय मामले हो रहे हैं उन मामलों पर इसकी नजर रहती है। माधवीपुरी बुच्ची इसकी जो है अध्यक्ष है, चेयरमैन है, मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्क्रीनशॉट लगा के रखिएगा। आज एएसआई के बहुत दमदार क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूं। एएसआई में ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। टीसीएस कई परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछता है, उनके एनालिसिस करते समय जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, उनमें से छांट कर प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। आरबीआई तो आप जान ही रहे हैं, सदाबहार टॉपिक हमेशा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी बार पढ़ो उतना ही कम है, याद होना चाहिए बस ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिच कमीशन। तो यंग हिल्टन आयोग, इसको आप जानते रहिए कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और बात करें
अधिनियम वगैरह कब आता है, तो 34 में अधिनियम आता है, 1 साल लग जाता है कार्यक्रम शुरू करने में, तो 1 अप्रैल 1935 से काम शुरू हो जाता है। अक्सर ये आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अधिनियम आता है तो 1 वर्ष बाद जो है लगभग वह जो है कार्यक्रम शुरू होता है। भाई आने और काम शुरू होने में जानते हैं सरकारी काम में टाइम लग जाता है। एक प्रश्न आप ध्यान रखिए आरबीआई का, कि अगर पूछे आरबीआई के मुख्य कार्य, तो पहले तो यह बैंकों का बैंक है, सारे बैंक अपना पैसा लेन देन खाता यहाँ खोलते हैं, बैंक हमारा खाता खोलते हैं, बैंकों का खाता यह खोलता है। हाँ, दूसरा मेन काम इसका होता है मौद्रिक नीति, यानी कि पैसे से संबंधित भारत में जो पॉलिसी होती है उसको डिसाइड कौन करेगा, कितनी महंगाई रहेगी, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट में रहेगा, कितने परसेंट पे लोन दिया जाएगा, कुल मिला के पैसे के नीतियों का निर्धारण हर 2 महीने पे जो आता है इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। साल में जो है 6 बार ये होता है, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी लाकर महंगाई को नियंत्रित करने, बाजार में पैसे को नियंत्रित करने, ड्राइव करने का काम आरबीआई करती है, जो है वित्त आयोग के साथ मिल करके। इसको आप जानते रहिए। अब पूछता एक प्रश्न आपको, कभी आरबीआई से हिस्टोरिकल डेटा पूछ दिया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ओसबोर्न स्मिथ पॉपुलर हैं, जानते हैं, और थर्ड की बात करें, सेकंड नहीं, थर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पहले भारतीय बने थे, सीडी देशमुख जी बनते हैं थर्ड गवर्नर जनरल, लेकिन इंडियन फर्स्ट रहते हैं, और वर्तमान में शक्तिकांत दास है, इनको तो आप जान ही रहे हैं। पाम ऑयल में बंगाल टाइगर दहाड़ता हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आपके सामने है। बहुत बार बताया हूं, गांधी, आरबीआई, डीआरडीओ, इसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जबान पर होने चाहिए। गांधी हो गया, आरबीआई हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब समझ लीजिए कि बहुत ही एक स्टूडेंट का कह लीजिए कि गहना है, जिसको जबान पे हमेशा होना चाहिए। जैसे एक महिला अपना मंगलसूत्र हमेशा जो शादीशुदा है तो रखती है, उसी तरह से जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन, कुछ राष्ट्रीय संगठन, कुछ अनुच्छेद, यह आपको जबानी याद होना चाहिए दोस्तों। वही मेरी कोशिश है, क्योंकि कठिन कठिन प्रश्न बनेंगे तो उनको तो लोग हल करेंगे, कुछ गलत करेंगे, कुछ सही करेंगे, लेकिन ये वाले प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो ये आपको कहीं न कहीं मेरिट से बाहर कर देते हैं। अब समझ लीजिए अगर पूछ दिया आरबीआई, यहां से प्रश्न गलत हुआ तो मेरिट से बाहर होना तय है, क्योंकि इजी प्रश्न में आएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब कि यहाँ पोस्टर देखिएगा, हाँ, बालों वाले गांधी जी, जो रोज मैं यही फोटो आपको दिखाता हूँ, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और इसी 9 जनवरी को इनके स्वागत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कि जो भारत से बाहर चले गए थे वो गांधी जी आ गए, तो माना जाएगा कि इनकी दिन को यादगार बनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इनको तो आप जान ही रहे हैं, 21 साल बाद जब लौटे थे तो इनकी उम्र 45 साल हो गई थी। यह भी बार बार पूछा है कि इनकी उम्र कितनी थी, तो उस समय इनकी जो है उम्र दोस्तों 45 वर्ष थी। अब कुछ इनके आंदोलन, पहला आंदोलन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन जिसका मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया, बाकी सबको भी मैं अभी शॉर्ट में चर्चा कर दूंगा। अप्रैल 1917 में जब ये आते, 15 में तो आ गए, साल 1.5 साल घूमते फिरते हैं, भारत की दशा समझते हैं, यहाँ की स्थिति समझते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हीरो रहते हैं, वहां से खूब आंदोलन करके आते हैं, तो इंडिया में भी इनको चीजों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो साल 2 साल ये कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते हैं, 1916 वाले जो लखनऊ में समझौता होता है वहां भी जाते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन 17 में इनकी मुलाकात जो है चंपारण के किसान होते हैं राजकुमार शुक्ल, इनसे होती है, और राजकुमार शुक्ल इनसे नील की खेती पर अंग्रेजों का जो अत्याचार 3 कठिया कानून लाकर किया जाता है उस पर जो है विद्रोह करने के लिए, या उस पर कह लीजिए उसको हटवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब चलिए बिहार की नील खेती और किसानों की 3 कठिया प्रथा की समस्या को देखिए। तो 1917 में चंपारण आंदोलन पहला, फिर खेड़ा सत्याग्रह दूसरा हो जाता है, फिर रावलेट एक्ट का विरोध हो जाता है तीसरा, काला कानून बिना अपील बिना दलील, जलियांवाला बाग जो सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी होती है, यह आप जानते रहिए। फिर इसके बाद यह भी विफल होता है, इसमें से ये तो सफल हो जाता है, यह भी सफल हो जाता है, लेकिन रावलेट एक्ट में कुछ समस्याएं आती हैं, अंततः ये भी लगभग कुछ हद तक सफल असफल होता है। लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 में बहुत तगड़ा इनका जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, सबसे बड़ा आंदोलन यह बन के उभरता है। बस समस्या यही आ जाती है, जो चौरी चौरा में जो सिपाहियों को जला दिया जाता है, उसी के बाद ये इसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ से मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठप हो जाता है। फिर नमक पर बात आती है, फिर कुछ दिन शांत रहते हैं, तब तक 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए जो है साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके नमक कानून तोड़ देते हैं। फिर दलित आंदोलन 34 में, और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं और लगभग आजादी के करीब पहुंच जाते हैं। इनके पूरे आंदोलनों को इसी क्रम में आप याद करिए, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, रॉलेक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग वाला, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में, जो कब रुक जाता है दोस्तों, जब वो चौरी चौरा वाला घटना होता है सिपाहियों वाला,
नमक सत्याग्रह 1930 में, दलित आंदोलन 34 में, भारत छोड़ो 1942 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये है, हमेशा गांधी से प्रश्न 1 नंबर का बनता है। हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिंदी ग्रामर? तो हिंदी व्याकरण की बात करें तो श्री दामोदर पंडित जी को इसका जो है जनक कहा जाता है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी का जनक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेगा, तो आप 1 नंबर यहां से सुरक्षित कर लीजिएगा कि आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे हिंदी, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी और अन्य भाषाएं हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जो है मार्ग कौन सा है? विच इज द नेशनल रोड कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह? तो कुछ दर्रे हैं जिनका ट्रिक भी आप जान लीजिए। ये तो जोजिला दर्रा उत्तर हो जाएगा जो है, लेकिन अब समझिए मेन कुछ दर्रों का ट्रिक यहाँ पर, जैसे जोका पीबा, जेके जाकर जोका पानी पीबा, पी बाबू, ये ट्रिक याद रखिए। बहुत टेढ़ा मेढ़ा ट्रिक थोड़ा सा अब ऐसे शब्द ही हैं, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले तो जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, इसको याद कर लीजिए जो है। अब जम्मू कश्मीर का दर्रा जो है, ऐसे जब कई बार इसको पढ़ लेंगे तब यह ट्रिक समझ में आएगा कि जाकर जोका पानी पी बाबू, ये समझिए। ये कलेजा पर एक जो है ट्रांस हिमालय की चोटी भी, काराकोरम, लद्दाख, जाकर पीर पंजाल, ऐसे याद करते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद हो रहा हो तो याद करें, अदर नॉर्मली आप जो है दर्रों को तैयार करें, वहां से एक प्रश्न आपको एसआई में बनने का चांस अब बिल्कुल रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां से तो दोस्तों 1 नंबर जरूर मिलेगा। इसको जितना मैंने डेटा दिया है ये तो पढ़ ही लीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है पूरी पर्वत चोटियां, उनकी हाईएस्ट पीक को एक बार जरूर देख लीजिएगा। विच इज द हाईएस्ट पीक? मैक्सिमम मैं कवर कराने की कोशिश किया हूं, लेकिन फिर भी पूरा यहाँ दे दिया जाए आपको जो है एक छोटे से वीडियो में ये भी संभव नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, ये प्रश्न पूछा था। तो झिंडागढ़ा जो है सबसे ऊंची चोटी थी, इसकी ऊंचाई 1690 मीटर थी। विशाखापट्टनम जो है जिले में थी, उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में। अब समझिए, ये तो पूर्वी घाट की थी झिंजागढ़ा। लेकिन अगर पूछे बिंधन पर्वत की अमरकंटक, ये देखिए बिंधन रेंज, यहाँ पर मैप लगाया, थोड़ा मैप की तरफ नजर दिखाई, देखिए अमरकंटक। पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियां, ये हमेशा आना है दोस्तों। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो मैं कहूंगा कि वही हाल है कि अगर आज आपको ये पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो कल जान लीजिए कि आप इस मतलब जैसे नहीं होता है कि आपकी तकलीफें सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली, अगर आज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वाकई आपकी तकलीफें घटने वाली हैं और परीक्षा में रिजल्ट आपका आने वाला है। क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाचने गाने रील तमाशा वो सब करके पढ़ाने से बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, बहुत दिन से बैच लेके बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ऑथेंटिक डेटा को याद करने में, मेहनत करने में विश्वास कम रखते हैं। उनको चाहिए इंटरटेनमेंट, क्लास की कॉमेडी, थोड़ा सा हमारे यहाँ वही कम मिल पाती है। बाकी डेटा तो आपको गजब का मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। पूर्वी घाट की बात करें तो झिंजागढ़ा देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ था। नीलगिरी की दोद्दा बेटा, नीलगिरी की दोद्दा बेटा, इसको भी याद रखिए। अन्नामलाई की अन्नामुडी पहाड़ी, अन्नामलाई की अन्नामुडी हिल यहाँ पर दिया हुआ है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पर मैंने दे रखा है। मेघालय की तीनों पहाड़ियां भी हैं और मेघालय की तीनों जनजातियां भी हैं, और यहीं पर मासीराम मेघालय वगैरह सर्वाधिक बर्फ वाला क्षेत्र भी है। तो मैप पर समझिए, काराकोरम देखिए, काराकोरम जो है यहाँ पर, काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय की यहाँ पर है। कंचनजंगा देखिए यहाँ पर है, इसको भी जानते रहिए। अरावली पर्वत जो है राजस्थान वाली अरावली रेंज जो है, अवशिष्ट पर्वत यहाँ पर दिख रहा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये तो है, बाकी तो सारी चीजें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पर है। कार्डेमम हिल जो है, इलायची पहाड़ियां यहाँ पर दिख रही, जो इलायची पहाड़ियां पश्चिमी घाट वाली मैंने बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेटा यह है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लगाकर इसको 1-2 बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह इसका फुल फॉर्म है। यह पूछा हुआ प्रश्न है। थोड़ा सा आज को कंप्यूटर से बार बार एसएससी प्रश्न उठा रहा है, तो एक बार समय देकर इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक कोई गलत भी होगा, हाँ ये वाला, ये एफटीपी ही वाला गलत हो गया, मैंने इसको अलग से ऊपर लिखा हुआ है। अब समझिए, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह हो जाएगा आपका यूनिवैक का फुल फॉर्म। बायोस बार बार पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। वीपीएन आप यूज करते हैं, देखते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसको भी जानते रहिए। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, गणितीय तार्किक यूनिट होती है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया है। एमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब उलझे हुए जो है
कह लीजिए कि उलझे हुए ऐसे शब्द हैं जो बार बार आप सुनते हैं लेकिन इनका फुल फॉर्म आप नहीं समझ पाते हैं, और फुल फॉर्म लगता है कि इजी होगा लेकिन आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इधर कंप्यूटर के कुछ यूनिट देता है, बार बार ये भी समझिए कि इनपुट डिवाइस की बात करें, कंप्यूटर में 3 तरह की डिवाइस पूछता है बार बार। एक पूछता है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस, और एक पूछता है आपका आउटपुट डिवाइस। इसको जानिए, इनपुट आउटपुट, और एक पूछता है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट का मतलब जिससे हम आदेश दे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे हम कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं तो यह इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार जहां पर हमको अपना आदेश दिख रहा है, जो काम होता दिख रहा है, वह आउटपुट डिवाइस है। तो अब देखिए, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर बोल कर बताता है, प्रिंटर छाप कर बताता है, मॉनिटर शो करके बताता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज, इसमें जो भी मेमोरी वगैरह लगी है कंप्यूटर में, वह स्टोरेज डिवाइस है। इनको जरा सा आप देखते रहिएगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न आता है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2022। इसको जरा सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, इसको आप जान रहे हैं। 2022 में 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसका आयोजन होता है, जो है लगभग 200 भारतीय एथलीट इसमें भाग लेते हैं। लोगो आपके सामने है। अब इसमें प्रदर्शन क्या रहता है? रजत पदक की बात करें तो 173, स्वर्ण पदक 181 और कांस्य पदक 149। इसको भी आप जानते रहिए। इसके बाद भारत ने 1930 से लेकर अब तक कुल 18वीं बार इन खेलों में भागीदारी जो है करेगा या किया था। तो ये इसके पदक थे। अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अभी तक क्या प्रदर्शन रहा है, प्रदर्शन जो भारत का, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डेटा आपको देने की कोशिश की गई है। अमर उजाला की कटिंग मैंने लगाया है। बाकी कहाँ आयोजन किया गया था? तो बर्मिंघम में। इसको भी आप जानते रहिए। प्लासी का युद्ध बार बार पूछता है दोस्तों। प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? एक बक्सर का युद्ध। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक प्लासी और एक बक्सर। प्लासी 1757 में और बक्सर 1764। पहले प्लासी लड़ा गया, फिर बक्सर लड़ा गया। एक साथ पढ़िएगा तभी याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं तो ये ऐसी कुछ चीजों को तो जरूर जानना पड़ेगा। बात समझिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। एक तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और दूसरी तरफ जो है बंगाल के नवाब रहते हैं, सिराजुद्दौला। धोखे से सिराजुद्दौला के लोग जो है, छल कपट, चोर तो रहते ही अंग्रेज, जान ही रहे हैं, चोरी से इनको हरा देते हैं, धोखा वगैरह दे करके कि हाँ आप यहाँ, उनको बीच से ही इनको मैदान से भेज देते हैं। और वहाँ इनका जो सेनापति रहते हैं मीर कासिम वगैरह, उनके साथ मिल करके अंग्रेज षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हरवा देते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों में रहता है। रॉबर्ट क्लाइव को आप जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव उधर से कंपनी की तरफ से लड़ता है और इधर से सिराजुद्दौला, और युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और बंगाल की दीवानी वगैरह का जो हक जो है अंग्रेजों को चला जाता है। फिर उसके बाद होता है एक बक्सर का युद्ध 1764 में, बहुत ही निर्णायक युद्ध। इसके बाद ये समझ में बिल्कुल आ जाता है कि अब अंग्रेज शायद भारत में कुछ दिन तो रुकेंगे ही। बक्सर के जो 1764 में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, और इधर की तरफ से भारत की तरफ से पूछें तो मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहता है। तीनों की तिलगुट सेना का युद्ध अंग्रेजों से लड़ती है, लेकिन यह सेना काफी कमजोर हो चुकी होती है आंतरिक कारणों से, और यह टूट जाती है और इस युद्ध पे भी अंग्रेजों की विजय होती है। तो प्लासी बक्सर के युद्ध मिल करके यह क्लियर करते हैं कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता रहेगी। थोड़ा सा ध्यान देने की दोस्तों है दोस्तों, बार बार एक ही बात कहेंगे कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस संघर्ष करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करिए, पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। रोजाना ऐसी वीडियोस आपके लिए स्टैटिक जीकेस की एक शाम को अच्छी सी क्लास लाने की कोशिश करता हूं। टॉप ट्रेंडिंग क्लासेस, फालतू की कंटेंट नहीं। मैं कंटेंट हमेशा आपको वही देने की कोशिश करता हूं जो कंटेंट टीसीएस में चल रहे हैं, 2023 में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए। कैसी लगी ये क्लास अपनी राय हमें दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं कल की इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।